सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्लास 12th की। आज हम जो पढ़ेंगे वो है पाठ 5 का ही है, अध्ययन बिंदु या पाठ 5, जो कि आपकी बुक पुस्तक पाठ्य पुस्तक उसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। हालांकि टॉपिक हट चुका है लेकिन आपकी बुक में उसी नाम से आएगा। तो हम जो इसका मुख्य बिंदु है 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। तो कारण और परिणाम, तो हालांकि हमने कारण को जाना, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद हमने क्रांति का विस्तार और प्रमुख नायक जो हिंदुस्तान के कोने कोने से थे उन नायकों के बारे में संक्षिप्त में जाना। अब हम क्रांति की असफलता के कारण को समझेंगे कि जो क्रांति 1857 की, जिसमें संपूर्ण भारत देश ने या भारत की जनता ने बहुत ही अधिक मात्रा में भाग लिया था, पूरा का पूरा हुजूम या कह सकते हैं जनसमूह उसके अंदर सम्मिलित था। इतना सब कुछ होते हुए भी जिसमें हर वर्ग उसमें शामिल था, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो शासक हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, अमीर गरीब, तो सभी लोग इस क्रांति के अंदर शामिल थे। लेकिन क्या वजह रही या ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण ये क्रांति है वो इतना ज़्यादा भीड़ समूह या भीड़ या जन समूह होने के बावजूद भी ये असफल रही, या अंग्रेज इस क्रांति का दमन करने में सफल रहे। तो अंग्रेजों के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थितियां थी और भारतीयों के लिए कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, या ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो हम असफलता के कारणों को जानते हैं। पहला कारण आता है इसमें योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव। देखिए, क्रांति भारत में शुरू हुई थी लेकिन योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। देखा जाए तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल सम्राट, मुगल शासक, लेकिन वो बूढ़ा हो चला था, वृद्ध और कमजोर था। जनता के दबाव में उसे क्रांति का नेतृत्व है वो स्वीकार करना पड़ा, लेकिन फिर भी बहादुर शाह जफर एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था। इसके अलावा लक्ष्मीबाई जो कि झांसी से थी, वाजिद अली शाह अवध का शासक, विभिन्न स्थानों के विभिन्न शासक थे, नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन फिर भी वो सब अपने अपने दायरे में थे। उनका दायरा अपने स्थानों तक ही सीमित था, जिसके कारण वो अपने अपने स्वयं के लिए लड़ रहे थे। चाहे वो झांसी हो, चाहे वाजिद अली शाह हो, जिनकी बेगम थी बेगम हजरत महल और उनका पुत्र था बिरजिस कद्र। तो यहाँ पर जितने भी योद्धा, जितने भी नेतृत्वकर्ता थे, तो वो अपने अपने स्थानों के लिए लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उनमें सब में परस्पर नेतृत्व का अभाव था, परस्पर मेलजोल और सहयोग का अभाव था। तो ये हम इस कारण को मान सकते हैं कि कुशल और योग्य नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि बहादुर शाह जफर संपूर्ण दिल्ली का शासक था, संपूर्ण हिंदुस्तान का सम्राट उसे घोषित कर दिया था, लेकिन वो वृद्ध और कमजोर होने के कारण वो संपूर्ण हिंदुस्तान का नेतृत्व नहीं कर पाया। बाकी स्थानों पे भी शासक है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। तो ये वजह हम कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता का अभाव। दूसरा पॉइंट आता है क्रांति का समय से पूर्व हो जाना। संपूर्ण भारत में जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने अपना प्रतीक चिन्ह बना रखा था कि चपातियां बांटना या फिर कमल का फूल, लाल कमल का पुष्प। तो उसके जरिए उन्होंने अंदरूनी तरीके से बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो संचालित की थी, और बहुत अधिक मात्रा में क्रांतिकारी जो है वो देश के अंदर मौजूद थे। लेकिन फिर भी जो क्रांति का समय से पूर्व हो जाना, कि क्या परिस्थितियां थी कि क्रांति समय से पूर्व होगी। तो चर्बी वाले कारतूस, मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया। वो विद्रोह जो है, वैसे क्रांति का जो समय था वो था 31 मई, कि संपूर्ण भारत में एक ही समय में 31 मई को क्रांति है वो शुरू की जाएगी, ताकि अंग्रेजों उसे दबाने में सफल न हो सके, अंग्रेजों को पसीना आ जाए।
को परिस्थितियां पलट गई, यानी जो विद्रोह 31 मई को होने वाला था वो 10 मई को होगा। तो फिर क्या होगा कि काफी समय आगे आ गया, 20 दिन का फर्क आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर समय से पूर्व होना भी विद्रोह के लिए एक तरह से कह सकते हैं दुर्घटनापूर्ण रहा कि ये क्रांति है वो समय से पूर्व ही हो गई और ऐसे में परिस्थितियां जो अनुकूल होनी थी वो प्रतिकूल हो गई। जो है मैरिसन लिखता है कि अगर ये क्रांति 10 मई के स्थान पर 31 मई को प्रारंभ हुई होती तो भारत को पुनः विजय करना किसी भी प्रकार संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से यदि क्रांति समय से पूर्व न होकर एंड टाइम पे हुई होती या 31 मई को होती तो फिर निश्चित ही भारतीयों को इसमें सफलता मिलती, अन्यथा ये कारण हमारे लिए असफलता में गिना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नरेशों का आशय। भारतीय नरेश, अंग्रेज जब भारत में आए तो यहाँ पे भारतीय जो शासक थे उनकी अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति थी और यहाँ पर जब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, जनता संघर्ष कर रही थी, लेकिन भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, अंग्रेजों का साथ दिया। और वही कैनिंग ने लिखा है कि राजाओं ने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह को दबाने में हमारी मदद की और तूफान को रोकने में बाघ जैसा सपोर्ट उनको मिला, यानी तूफान को रोकने में बाघ का काम किया। यानी जो जितने भी शासक थे, जितने भी नरेश थे, अधिकतर ये लॉर्ड कैनिंग ने लिखा है। तो कैनिंग ने इनके ऊपर भरोसा किया था, शासकों के ऊपर, और शासकों ने भी कैनिंग का साथ दिया था। और कैनिंग ने इसके लिए कहा कि तूफान को रोकने में इन शासकों ने बाघ के समान काम किया, यानी बाघ यानी एक शक्ति के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये भी कि जो भारतीय नरेश जिनके पास अपनी सेना थी, जिनका अपना रुतबा था, अपने अपने क्षेत्रों में जिनका वर्चस्व था, वो अगर अपनी जनता के साथ होते तो जनता को निश्चित रूप से सफलता मिलती। लेकिन जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी और शासक है वो अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं क्रांति की असफलता का कारण है, वो मुख्य कारण के रूप में हम इसको भी मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जमींदारों, व्यापारियों और शिक्षित वर्ग की तटस्थता। तटस्थता अर्थात अलग थलग, उन लोगों का साथ नहीं देना। तो यहाँ पे जो जमींदार थे वो भी उनके अपने निजी स्वार्थ थे, व्यापारियों के अपने अंग्रेजों से निजी स्वार्थ थे, और वही शिक्षित वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उन लोगों ने जो जनता का साथ नहीं दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये अलग थलग बने रहे। और ऐसी स्थिति में ये भी कारण मान सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था उन्होंने साथ नहीं दिया, व्यापारियों ने साथ नहीं दिया, जमींदारों ने साथ नहीं दिया, तो वो सब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति उनका सहयोग था या उनकी मौन स्वीकृति थी अंग्रेजों का सहयोग करने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये भी क्रांति की असफलता का मुख्य बिंदु है, वो माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित साधन। क्रांतिकारी है वो गुपचुप तरीके से अपनी नीतियों को संचालित कर रहे थे या अपने कार्य को क्रियान्वित कर रहे थे, लेकिन क्रांतिकारियों के पास साधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास उचित हथियार थे, सेना थी, और इसके साथ ही उनके पास विभिन्न प्रकार की तकनीकी थी। इस प्रकार से क्रांतिकारियों के पास न तो संसाधन थे, न उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने कार्य को अंजाम देने के लिए उस पैसे का उपयोग कर सके। तो ये सारे सीमित संसाधनों का होना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता या जो क्रांतिकारी थे उनके लिए
मुश्किलात खड़े कर देने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो व्यापक जो है सामान था, व्यापक सेना थी, व्यापक जो है नियंत्रण था। और फिर समुद्री क्षेत्र में भी अंग्रेजों का नियंत्रण था और भूमि क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो ये परिस्थितियां भी क्रांतिकारियों के लिए जो है प्रतिकूल साबित हुई। तो ये भी हम एक कारण में मान सकते हैं असफलता में। नेक्स्ट पॉइंट आता है निश्चित लक्ष्य व आदर्श का अभाव। कहने को तो संपूर्ण देश है वो क्रांति में शामिल था, 1857 के विद्रोह में शामिल था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता था कि हम क्यों लड़ रहे हैं। हर एक का कोई ना कोई नेता था, लेकिन सब नेता है वो कहीं ना कहीं अपने अपने लिए लड़ रहे थे। अगर रानी लक्ष्मीबाई को ले तो वो झांसी में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करी थी। वाजिद अली शाह, जिसको निर्वासित जीवन जीने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल भेज दिया था और उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का विलय कर दिया था। तो ऐसी ही स्थिति में जब राज्य हाथ से चला गया तो उनकी बेगम है जो है बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिरजिस कद्र, तो ये लड़े थे, वो अपने लक्ष्यों के लिए लड़े थे, अपने शासन के लिए लड़े थे, अपनी रियासतों के लिए लड़े थे। तो ये सारी परिस्थितियां कि लड़ तो सभी रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम क्यों लड़ रहे हैं और इसके परिणाम क्या होंगे या इसमें हमारा लक्ष्य क्या है। तो एक नेता नहीं होने से, संपूर्ण राष्ट्र का एक नेता उचित लक्ष्य और उचित आदर्श नहीं होने के कारण जो है लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी लड़ने के बाद परिस्थितियां क्या होगी इन सबको किसी को नहीं पता था। तो निश्चित आदर्श का अभाव था। और यही इतिहासकार वीडी सावरकर है, वो ये कहते हैं कि यदि लोगों के सामने यदि कोई आदर्श रखा होता जो उनको हृदय से आकृष्ट कर सकता, तो क्रांति का अंत भी इतना ही अच्छा होता जितना कि प्रारंभ। यानी शुरुआत जो हुई थी, आगाज जो इसका हुआ था वो बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, ठीक है, और मंगल पांडे ने जब चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया, उसके फलस्वरूप उसे फांसी की सजा दे दी गई। और उसके बाद मेरठ के अंदर जो है सैनिकों ने विद्रोह किया। तो विद्रोह है वो काफी तीव्र ढंग से फैला, समय से पूर्व हो गया, परिस्थितियां एकदम से अंग्रेजों के लिए प्रतिकूल हो गई और सैनिक विद्रोह, यानी सैनिकों के पास सशस्त्र थे, सैनिक हथियार बंद थे, तो उन्होंने भी छक्के छुड़ाए अंग्रेजों के। तो ये लड़ तो सभी रहे थे, लेकिन और इसके कारण कि जो 31 मई को जो क्रांति होने वाली थी वो 10 मई को प्रारंभ हुई और 10 मई को प्रारंभ होने के कारण जैसे सेना में या मेरठ में तो ये ऐसा हो गया, लेकिन फिर भी संपूर्ण हिंदुस्तान में भी ये क्रांति है वो कोई सुनिश्चित रूप है वो नहीं ले पाई थी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि न तो उनको पता था कि इसका आदर्श क्या होगा या एक संगठनात्मक ढांचा इसका क्या रहेगा। तो ये सब क्रांतिकारियों के सामने उपस्थित नहीं, इन सब नीतियों का अभाव था, जिसके कारण ये क्रांति है वो असफल रही। तो ये भी असफलता का एक मुख्य कारण ले सकते हैं। फिर है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। अंग्रेजों ने चीनी युद्ध किया था, चीन के साथ लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की। क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों ने भाग लिया था। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि कहीं पे भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक सुसंगठित सेना का होना जरूरी है, प्रशिक्षित सेना का होना जरूरी है। तब अंग्रेजों ने जब क्रीमिया युद्ध और चीन के युद्ध से सबक ले लिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, सुसज्जित किया और तकनीकी आधार पे उनको प्रशिक्षित किया, उनको उचित हथियार वगैरह सब दिलाए। और फिर अंग्रेजों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी सेना को 3,10,000 तक की स्थिति में ला दिया था। यानी कह सकते हैं कि 3.25 लाख या 3,10,000 सैनिक है वो अंग्रेजों की फौज थी, जो कि संपूर्ण भारत के अंदर विद्यमान थी। और ये परिस्थितियां कि जब भी अंग्रेजों को किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई साथ चाहिए होता था, तो सेना उनके पास होने से वो सेना का साथ ले सकते थे। वहीं जब ये क्रांति फूटी विभिन्न स्थानों से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत या विभिन्न स्थानों पर, तो इस क्रांति की जो है परिस्थितियां वो अलग अलग समय पर फूटी, क्योंकि 31 मई को जो क्रांति होने वाली थी वो हो नहीं पाई। और ऐसे में जब शुरुआत 10 मई को हो चुकी थी, तो विद्रोह हर जगह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर भड़क
प्रकार से इन सेवाओं के माध्यम से, संचार के माध्यम से उन तक पहुंच जाती थी और फिर वो इसके खिलाफ जल्दी ही एक्शन ले लेते थे। तो ये परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी कि, और भारतीयों के पास ये सारी चीजें नहीं थी। क्रांतिकारियों के पास न तो सेना थी, न रसद था, न सामग्री थी, न ये सारी सुविधाएं थी। तो ये अंग्रेजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां रही, जिसके कारण उन्हें क्रांति को दबाने में जो है मदद मिली और क्रांति, इतने सारे भीड़ या इतने सारे समूह, इतने सारे क्रांतिकारियों के होने के बावजूद भी ये क्रांति असफल रही। नेक्स्ट आता है कैनिंग और अंग्रेजों की कूटनीति। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इस क्रांति को दबाने में कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। लॉर्ड कैनिंग ने को सपोर्ट मिला था, उसने भारतीय शासकों के साथ अपने संबंधों को सही रखा था। नरेशों ने इनका साथ दिया था अंग्रेजों को। वही पठान, पंजाब, अफगान और निजाम का सहयोग, जो कि शक्तिशाली, अपने अपने स्थानों पर शक्तिशाली थे, चाहे वो पश्चिमोत्तर प्रांत के, सीमा प्रांत के पठानों को ले लो, चाहे पंजाब का क्षेत्र ले लो, चाहे हैदराबाद या दक्षिण में निजाम का क्षेत्र ले लो। तो जहां जहां भी शक्तिशाली शासक थे, वहां पे कैनिंग ने जो है उन शक्तिशाली जो है शासकों का सहयोग है वो लिया, और उस सहयोग के कारण कैनिंग के लिए परिस्थितियां हैं वो अनुकूल बन गई। और इस कूटनीति के माध्यम से वो जहां जहां विद्रोह को दबाना कठिन था, मुश्किल था, हालात उनके अनुकूल नहीं थे, लेकिन जब शासकों का सपोर्ट मिल गया, नरेशों का सपोर्ट मिल गया, वहां के प्रबल जो है व्यक्तियों का जब सपोर्ट मिल गया, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को उस क्रांति को दबाने में भरपूर सहयोग मिल गया। अन्यथा ये क्रांति दबाना अंग्रेजों के लिए अत्यंत मुश्किल हो जाती। तो ये भी एक कारण है वो हम ले सकते हैं कि अंग्रेजों की कूटनीति या लॉर्ड कैनिंग ने, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कैनिंग ने उदारता दिखाई। उसने भारतीय जनता, भारतीय सैनिकों को उदारता की नीति की दिखाई उसने, और इस उदार नीति के प्रति जब कैनिंग ने उदार नीति अपनाई तो क्रांतिकारियों के ऊपर इस उदारता का प्रभाव पड़ा, और फिर उन्होंने शीघ्र ही हथियार डाल दिए या शीघ्र ही वो झुक गए, आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि बाद में परिस्थितियां विकट रही, लेकिन फिर भी तो ये कैनिंग की जो है उदारवादी नीति भी कैनिंग की कूटनीति कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों को अंततः ये क्रांति है वो दबाने में सफलता मिल गई, और भारतीयों के लिए ये सारी परिस्थितियां हैं वो उचित साबित नहीं हुई। तो यही वजह है कि क्रांति है वो असफल रही। तो इस तरह अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीयों के अंदर नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव, राष्ट्रवादी भावनाओं का अभाव, साथ ही साथ परिस्थितियों के समन्वय का अभाव, मेलजोल का अभाव और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव। यानी नेतृत्व तो था, सब जगह था, लेकिन सर्वमान्य की संपूर्ण राष्ट्र को इस साथ में लेकर चलने वाला योग्य पुरुष नहीं था, योग्य नेता नहीं था, योग्य नेतृत्व नहीं था। तो सर्वमान्य नेतृत्व के अभाव के कारण अंततः अंग्रेजों को कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न रही हो, क्योंकि अंग्रेजों को देखा जाए तो कम ही थे, सिर्फ उनके पास फौज थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जनसमूह होने के बावजूद भी अंग्रेज है वो आसानी से इन सबको दबा पाए। तो ये था कि लोकप्रिय या सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव और राष्ट्रवादी भावनाओं का अभाव, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसका भरपूर सा जो है फायदा उठाया और अंततः क्रांति है वो असफल हो गई। अब हम समझते हैं क्रांति के परिणाम। देखिए क्रांति के परिणाम, अंग्रेजों को इस 1857 के अध्याय या 1857 की क्रांति को दबाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सफलता मिली, लेकिन वो सफलता इतनी आसानी से उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि इस सफलता के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। और वही इस क्रांति ने अंग्रेजों को की आंखें खोल दी थी, यानी उन्हें अब लगने लगा था कि इस क्रांति ने पहली बार अंग्रेजों को उन कठिन परिस्थितियों का सामना करवाया जिसका उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, और इसके साथ ही उनकी आंखें खोल दी कि अगर भारत एक हो जाए तो यहाँ पे भारत में रहना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, बल्कि उन्हें कभी भी यहाँ से भागना पड़ सकता है।
तो इस प्रकार से भले ये क्रांति असफल रही हो, उसके असफलता के पीछे बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के लिए ये कोई आसान क्रांति नहीं थी। ये विश्व इतिहास या भारतीय इतिहास के लिए ये क्रांति एक यादगार क्रांति रही, जिसने जो है अंग्रेजों को अपनी कुछ नीतियों को परिवर्तित करने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने जो नीतियां परिवर्तित की है वो सैन्य परिवर्तन में किया है, कई दूसरे पदों के ऊपर उन्होंने कुछ चीजें चेंज की है, और वहीं नरेशों के प्रति उनका रवैया है वो बदल गया है। और वहीं इस क्रांति से अंग्रेजों ने सबक लिया कि अब उन्हें भारत में किस प्रकार से शासन करना है। तो हम इन क्रांति के परिणामों को समझते हैं। पहला परिणाम है कंपनी शासन का अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने के उद्देश्य से। हालांकि ब्रिटेन में अनेक कंपनियां थी और वो भी भारत के साथ व्यापार करने को इच्छुक थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में जो है आने का मौका मिला, और धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदलती चली गई कि संपूर्ण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। इस एकाधिकार के चलते कंपनी को खूब लाभ मिला, खूब पैसा मिला, लेकिन कंपनी की मनमानियां जब बढ़ने लगी और उसका एक परिणाम है इस क्रांति के रूप में सामने आया था अंग्रेजों के लिए, तब उस समय ब्रिटेन की रानी थी, रानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने जब इस क्रांति के इस रूप को देखा तो फिर उसने कंपनी शासन का अंत किया कि अब ये जो ब्रिटेन की जो कंपनी है जो यहाँ भारत के अंदर एकाधिकार किए हुए है और अपनी व्यवस्था को चला रही है, अपने व्यापार के साथ साथ जो है साम्राज्य विस्तार कर रही है, तो अब उसने कंपनी शासन का अंत कर दिया। और रानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा कर दी और शासन की बागडोर है वो सीधे अपने हाथ में ले ली, या क्राउन के हाथ में ले ली। शासन की बागडोर है वो ब्रिटिश राजघराने ने अपने हाथ में ले ली। अब कंपनी यह काम तो करेगी, लेकिन उसको हर बात की रिपोर्ट है, या यहां पर जो भी कंपनी का शासन किस प्रकार से चलेगा उसका सारा ब्यौरा है वो ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड की सरकार के पास रहेगा। और इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन है वो ब्रिटिश सम्राट के हाथ में आ गया, और जो गवर्नर जनरल का जो पदनाम था जो भारत में चलता था, उस गवर्नर जनरल का पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय यानी सरकार का प्रतिनिधि। वायसराय का अर्थ क्या होता है? सरकार का प्रतिनिधि। अर्थात अब जो यहां पर जितने भी प्रतिनिधि आएंगे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे और वायसराय के रूप में वो भारत के ऊपर काम करेंगे या भारत के यहाँ वो कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से कंपनी शासन का अंत कर दिया गया और शासक जो है ब्रिटिश शासन ने या सम्राट ने ये अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पे क्राउन के हाथ में आ गया। क्राउन यानी सीधा ताज, ठीक है। क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई। सेकंड है सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन, क्योंकि अंग्रेजों को इसे दबाने में, इस विद्रोह को दबाने में काफी जो है कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और इसके चलते अंग्रेजों को ये पता चल गया था, क्योंकि विद्रोह है जो सर्वप्रथम भड़का था वो बैरकपुर में, हालांकि मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था और वहीं बैरकपुर छावनी और फिर मेरठ के अंदर 10 मई को जब विद्रोह भड़का तो बहुत सारे सैनिक थे जो भाग गए थे और ये जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो सैनिकों के माध्यम से हुई थी। अब अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि
सैनिकों को बहुत अधिक मात्रा में इसमें भरा और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की जो सेना है वो अपने हाथ में ले ली और फिर उन्होंने यूरोपीय सैनिकों को सेना में अधिक से अधिक उनको पद दिए और जितने भी बड़े बड़े जो पद थे अफसरों के, सेना के, तोपखाने के, वो सारे के सारे पद है वो अंग्रेज अफसरों ने अपने पास रखे। भारतीयों को उनके ऊपर कहीं पे भी काबिज नहीं किया। तो इस प्रकार से सेना का पुनर्गठन और उन्हें अच्छी तरह से हथियारों से लैस, आधुनिक हथियारों से लैस करके तकनीकी आधार पे उनको प्रशिक्षित करके जो है अंग्रेजों ने सेना को मजबूत बनाया, सेना के ढांचे को मजबूत बनाया। तीसरा पॉइंट है भारतीय नरेशों के प्रति नीति परिवर्तन। विभिन्न स्थानों पर जो अंग्रेजों का विरोध हुआ था, बहुत सारे शासक, बहुत सारे भारतीय नरेश वो अंग्रेजों के सपोर्टिव थे, अंग्रेजों के फेवर में थे, अंग्रेजों का समय समय पर साथ दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको या जिनके विरोध का सामना है वो अंग्रेजों को करना पड़ा। झांसी, सतारा, उदयपुर, बघाट, तंजौर, अवध। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली जो थे, पहले तो वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी, यानी सहायक संधियों के आधार पर किसी न किसी प्रकार से शासकों की कमजोरियों को जानना, अपनी सेना का खर्चा उनके ऊपर डाल देना और अपना एजेंट, गवर्नर जनरल है, एजेंट है, वो वहां पे रखना और उस कमजोरियों के आधार पर धीरे धीरे उनकी जो है उनके ऊपर उनको खोखला बना देना। तो ये परिस्थितियां तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा उत्पन्न की गई थी सहायक संधि के माध्यम से। और फिर लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था और साम्राज्य विस्तार यानी वो अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसके लिए नीति अपनाई थी भ्रष्टाचार, कुशासन या जिसकी संतान नहीं हो, जिस शासक की, तो उसके साम्राज्य को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर दिया जाए, उसकी जो है उसकी रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो ये परिस्थितियां शासकों को विरोधी बनाने का कारण बनी और यही वजह है कि जहां जहां अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब हो या फिर सतारा कुंवर सिंह, तो अनेक स्थानों पर जहां जहां जितने भी नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, रियासतदार थे, उनके पीछे कारण था कि अंग्रेजों की नीतियां, और इस नीति के चलते उन्हें इसका विरोध का सामना करना पड़ा और विभिन्न स्थानों पर विद्रोह हुए और अंततः इस विद्रोह का बड़ा रूप है वो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। तो अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि अगर उन्हें भारत में राज करना है तो ऐसी स्थिति में इन शासकों के सहयोग की उन्हें अपेक्षा रहेगी और शासकों से अलग रहकर उनके प्रति दुर्भावना रखकर यहाँ पर शासन नहीं चलाया जा सकता। तो अब यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासकों के प्रति नीति परिवर्तन किया, उनके साथ सहयोगात्मक रुख अपनाया, गोद लेने की उनको आज्ञा दे दी गई और जिन शासकों ने उनका सहयोग किया था उन्हें विभिन्न प्रकार से उनको पुरस्कारों से नवाजा गया, उनको सम्मान दिया गया, उनको विभिन्न स्थानों के शासक में उनके साम्राज्य को बढ़ाया गया और वहीं जिन शासकों ने सपोर्ट नहीं किया था अंग्रेजों का, उनके प्रति अंग्रेजों की नीति है वो बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। तो नीति परिवर्तन भी हुआ। फिर आता है फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने भारत में काफी कूटनीति के आधार पर ही शासन किया था और यहाँ पर उन्होंने जिन परिस्थितियों को अपनाया था सबसे सूटेबल अगर हम याद रखें तो वो है फूट डालो और राज करो, यानी आपस में लड़ाओ इनको और राज करो। तो इसी फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पे उन्होंने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाया, हिंदू मुसलमान की भावना को बढ़ाया और इसके साथ ही जातिगत भेदभाव, धर्म, ये सारी जो यहाँ पर विद्यमान थी, तो उन्होंने संकीर्णता का परिचय दिया और संकीर्ण परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने भारतीयों को उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए उन्होंने उसी मनोवृत्ति को उनके अंदर डाल दिया। तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति, उनको पता था कि अगर ये भारतीय जिस प्रकार से 1857 के विद्रोह में एकजुट हो गए और उनके लिए कठिन परिस्थितियां या दूभर परिस्थितियां उन्होंने उत्पन्न कर दी थी, तो ऐसी स्थिति में उनको अब एक नहीं होने देना है और इसके चलते उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। धर्म के आधार पर, जाति
आधार पे, लिंग के आधार पे या संकीर्णता के आधार पे उनको आपस में लड़ाई रखने में ही ये उनके लिए फायदे का सौदा था। तो उन्होंने अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के आधार पे फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपना पूरा ध्यान है भारत से धन लूटने पर लगा दिया कि किस प्रकार से भारत से अधिक धन का निष्कासन है वो इंग्लैंड की तरफ किया जाए या अंग्रेजों को भारत से लाभ किस प्रकार से लेना है, उन लाभ के चलते उन्होंने इस नीति को अपनाया। तो फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनाया और आपस में उनको लड़ना सिखाया, जातिवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि को उन्होंने फैलाया। फिर आता है राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन। चूंकि ये परिस्थितियां तो सारी की सारी थी ही, लेकिन अंतिम बिंदु है, मुख्य बिंदु है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को अवश्य ही दबा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे नेता इसमें जो है उभर कर सामने आए, व्यक्तित्व सामने आए, चाहे वो लक्ष्मीबाई ले लो, झांसी की रानी, चाहे नाना साहब ले लो, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, आरा के कुंवर सिंह, तात्या टोपे, तो ये सारे के सारे ये ऐसे नेता थे, और दक्षिण से रंगा बाबूजी गुप्ते, तो ये सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से नेतृत्व किया था और उस समय के नायक थे, हीरो जिसे हम कह सकते हैं कि उस समय के हीरो थे वो अपने समय में, और जनता ने उनसे कुछ न कुछ ग्रहण किया था। चाहे वो भले ही अपने अपने स्थानों से लड़े हो, अपने अपने इलाकों के लिए लड़े थे, लेकिन जनता उनके साथ में खड़ी थी। जनता का ही उन्हें सहयोग मिला, जिसके कारण वो अपने अपने स्थानों से उनका नेतृत्व कर पाए, और फिर आज वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि उन्होंने अपनी आजादी के लिए वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, अपने अधिकारों के लिए वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना उचित समझा, और उसके चलते वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इन सब से आगे भी जब परिस्थितियां विकट हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत छोड़ा 1947 में, और 1857 के बाद भी उन्होंने लंबा राज किया है, लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है। तो इस दौरान विभिन्न विद्रोह, विभिन्न आंदोलन है यहाँ होते रहे अंग्रेजों के विरुद्ध, उनकी अत्याचार और अनीतिपूर्ण नीतियों के विरुद्ध। तो इन नेताओं के जरिए उन्होंने प्रेरणा ली, और फिर आगे भी समय समय पर होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों को इसके माध्यम से प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अपने नायकों से सीखा कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, किस प्रकार से उन्हें अपने सम्मान और अधिकार की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार से ये नायक उनके लिए प्रेरणा और अग्रदूत बने, और इस आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सहायक नायक भी बने। तो इस प्रकार ये क्रांति के मुख्य परिणाम हैं जो हम समझे, और क्रांति के असफलता के कारणों को हमने जाना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्रांति की असफलता के कारण और क्रांति के परिणाम। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।